द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है दोस्तों। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली की चांदनी चौक और ये लोकसभा क्षेत्र भी है जहाँ से जेपी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे हैं बीजेपी के खिलाफ। आपको बता दें कि दिल्ली की जो 7 विधानसभा सीट है, सबसे हॉट सीट अगर माने जाए तो कन्हैया कुमार के आने के बाद कन्हैया कुमार, लेकिन चांदनी चौक भी एक खास सीट होती है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य एरिया है। और आज हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि चांदनी चौक के लोगों की मन में क्या है, क्या लोग सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर मतदान देने जाएंगे और देश के चुनाव को इस बार किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेता अपने बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार चाहे घुसपैठी हो, चाहे मुसलमानों के लिए बोले हो, चाहे मंगलसूत्र पर आ गए हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का बोलना हो, क्या इस समय मतदाताओं पे कितना असर पड़ेगा और चांदनी चौक पर क्या हाल है। तो आइए जनता से बात करते हैं। और कहाँ से भैया, क्या नाम है सर? दिल्ली से, नई दिल्ली से। अच्छा, नई दिल्ली से हैं आप, लेकिन आप चांदनी चौक में खड़े हैं, पास में ही है। क्या लग रहा है, दिल्ली के 7 लोकसभा सीट है और नई दिल्ली और चांदनी चौक पर अगर आप रहते हैं यहाँ पर, किस तरह से माहौल लग रहा है, मतदाता क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में एक ही सीट है जिसपे जबरदस्त फाइट है, वो है चांदनी चौक जी। इसमें प्रवीण खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल के बीच फाइट है। पर जेपी अग्रवाल के फेवर में एक चीज नहीं जा रही है, वो है उनकी एज। काफी टाइम से वो पॉलिटिकली रूप से सक्रिय हैं। अगर कांग्रेस वाले किसी और ऐसे लीडर को सेलेक्ट किए होते जिसका कि जनाधार होता और मेहनत करता तो शायद चांस बनते थे। बाकी एज ए लीडर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार चल रहा है। तो देखिए, अगर मुझे वहां से वोट देना होता तो मैं जनरली कन्हैया कुमार को ही प्रीफर करता, एजुकेशन वाइज और नॉलेज वाइज। तो वो किसी भी हाल में मनोज तिवारी से बेहतर है। मनोज तिवारी को चैलेंज भी दे रहे कि आप मेरे से आमने सामने आके डिबेट कर ले, मुझे मुद्दों पर हराएं या मेरे से अब बात रखें अपनी। कौन है? वही बात मैंने एक लाइन में रखी है कि किसी भी हाल में कैंडिडेट वाइज वो मनोज तिवारी से बेहतर लीडर है। लेकिन मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं देनी पड़ेंगी क्योंकि लालू यादव ने उनका एक बारी तो सपोर्ट किया था, दूसरी बार उनका कैरियर पूरी तरीके से राजनीति में तबाह कर दिया। अब उनके चलते कांग्रेस के इंटरनल उठापटक है, वो सबको पता चल रही है कि क्यों। संदीप दीक्षित हैं, अरविंदर सिंह लवली अभी हाल में इस्तीफा दे दिए। तो जो कांग्रेस के एक सेकेंड जनरेशन के लीडर रहे हैं, जिनकी होल्ड है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको कार्यकर्ताओं का नाम पता है, और उस हिसाब से उस तरीके के लीडर को कांग्रेस ने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया है और उनके कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहे हैं। अब कन्हैया कुमार के साथ वही जो कुछ लोग आ जाते हैं, 10-20 लोगों का झुंड चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ काफी टाइम से हैं। मुझे नहीं लगता अब अगर यही कन्हैया कुमार बिहार बेगूसराय में होते तो वो लालू यादव के बेटे के लिए खतरा बन सकते, एक अच्छे लीडर के रूप में उभर सकते थे। तो उसको तो कांग्रेस ने खत्म ही कर दिया। तो यहाँ पुत्र मोह वर्सेज परिवारवाद की लड़ाई सामने आ रही है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस वाले तो, मेरी अपनी ओपिनियन है कि राहुल गांधी जो 1952 में जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए थे, उसको पूरी तरीके से क्लियर करने में लगे हुए हैं। वो अपोजिशन को साफ करते जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार को साथ लाया, उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद डीएमके को साथ लाया, उनकी भी हालत खराब करके छोड़ दी सनातन के मुद्दे पे। उसके बाद लिफ्ट वाले केरला में गाली दे ही रहे हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली में उनको जेल भेज के उनका मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो पहले अजय माकन ने उनको जेल भेजा है, अब उनके साथ सवाल एक है, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं जैसे राजस्थान का, आप पता है कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर इस तरह से झूठी बातें या झूठी बातें कहना, क्योंकि अब कैसे प्रूफ है कि आप झूठी कह रहे हैं कि वो जितने मंगलसूत्र हैं सबको छीन लेगी कांग्रेस? कहाँ मैनिफेस्टो में लिखा है ऐसा? कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा बोला था कि सारा अधिकार जो है मुसलमानों को दिया जाए? बोला था, मैं बता दूं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश का जो संसाधन है उस पे पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का होना चाहिए। और माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, मुश्किल से 1.5 करोड़ आबादी है। मैंने तो नहीं देखा कोई सिख कभी झंडा लेके खड़ा हो कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। दूसरे नंबर पे जैन आते हैं, मुश्किल से 1 लाख 2 लाख की करीब आबादी है उनकी। पारसी भारत में उनकी आबादी तो 50,000 में है। क्रिश्चियन है, उनकी आबादी 1 करोड़ के नीचे है। उसके बाद आप आ जाइए, यहूदियों पे मुश्किल से 600-700 लोग बचे हैं। बौद्धों पे आ जाइए तो 9 बौद्ध और बौद्ध मिला के इनकी भी आबादी 1 करोड़ के नीचे है। इतिहास में पहली बारी इकबाल सिंह को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। तो माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान होता है जिनकी आबादी 1 करोड़ है। मेरे 2 भाई साथ में खड़े हैं,
84 का दंगा इनके साथ हुआ, इनको जस्टिस मिला है मोदी सरकार में आके, सज्जन टाइटलर और वो लोग अब जाके जेल गए हैं। तो कांग्रेस का ये एजेंडा रहा है कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो और हिंदुओं के वोट को डिवाइड करो। उन्होंने नारा लगाया था, अभी नारा लगाया, ये काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये नारा राहुल गांधी लगा रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस वाले तो कहते थे ना जात पे ना पात पे वोट पड़ेगी हाथ पे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना उतना सही नहीं है आपका। एक मिनट, ये कौन सा लॉजिक होता है कि भैया अगर किसी की जाति ज्यादा है तो उसको हिस्सेदारी आप ज्यादा दे दो? मतलब एक कंट्री में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, इस देश में जिसने गुनाह किया उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जिसने गुनाह आपने नहीं किया, आपके दादे ने किया मालूम नहीं, उसके दादे ने किया मालूम नहीं, वहां कहते हैं भाई 5-4 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसकी सजा आरक्षण के रूप में दी जाती है। भैया ये कौन सा जस्टिस है? मैंने तो अपने लाइफ में किसी भी आपको लगता है कि आरक्षण की भी जरूरत नहीं है? क्या सब बराबर हैं? आप रह रहे हैं इस में, दिल्ली में ही देख लो, आप बाहर ना जाएं, आपको लगता है सारे बराबर नहीं? मैं इस बात को सिरे से डिनाई करता हूं कि किसी को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिसको भी आरक्षण मिले उसको उसकी गरीबी के आधार पे दिया जाए। राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं कि पहले जाति सर्वेक्षण करेंगे फिर आर्थिक करेंगे। नहीं, जिसको जितना ज्यादा जिसको जरूरत होगी उतना आरक्षण हम देंगे। अभी आता हूँ मुद्दे पे। अभी कर्नाटका में सरकार बनी थी, इसके पहले 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया था ओबीसी कोटे से। तो ये उनको तब कोई और जातियां नहीं मिली। जातिगत सेंसस तो कर्नाटका में हुआ था, क्यों नहीं उसको सामने ले आए? उनको वोट लेना है मुसलमानों का कंसोलिडेट करके। जब आपके पास जातिगत गणना का पूरा ब्यौरा है कर्नाटका की, आपकी सरकार है, क्यों नहीं लाया मुझे बता दीजिए। है ना? अगर आपको नहीं पता तो नेट पे सर्च कर लीजिए। आपने उठा के आरक्षण दे दिया मुसलमानों को। वो कह रहे हैं कि हम सबका एक्सरे कराएंगे और उसके बाद करेंगे। भाई किस बात का एक्सरे कराओगे? इसका मतलब मैं 16 घंटे काम करता हूँ 20 साल 40 साल और मैं एक घर बनाता हूँ, उस पर आप बोलेंगे नहीं भैया इसको लेके तो हम दूसरे को देंगे। ये कोई कम्युनिस्ट कंट्री है या आप ऐसा करना चाहते हैं? कहाँ बोला है कि घर उठा के दूसरों को दे देंगे? बनाया आपने? या आपको एक मैनिफेस्टो में कहीं देखा है आप? मैंने आपको बताया ना कि भाई आप प्रधानमंत्री जी भी ये बात करें कि आपके 2 घर है तो एक घर को छीन के दे देंगे, ऐसा है क्या? लग रहा है आपको? मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? अभी श्याम पित्रोदा ने क्या बोला था? व्हाट ही से? कैन यू एक्सप्लेन? निजी बयान कह दिया क्या? निजी भाजपा में भी ऐसे कई नेता है। अच्छा, भाजपा ने भी कई नेताओं ने बोला कि 400 पार दे दीजिए, संविधान बदल देंगे। क्या बदल जाएगा संविधान? नहीं बदलेगा ना। अरे रुक जाइए, मुझे एक बात बताइए, आज की जनरेशन की जो प्रॉब्लम है, क्या वो आज से 60 साल पहले वाले जनरेशन की प्रॉब्लम थी? आप बताइए ना। मुझसे तो आपने सवाल पूछ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए पहले मेरी बात का। भैया हम जो प्रॉब्लम आज के समाज की है, क्या यही प्रॉब्लम 1950 में थी? हाँ या ना? लेकिन भाजपा तो ये कहती है कि पिछले 10 सालों में ये हुआ और अपने काम नहीं बताएंगी। पिछले कांग्रेस के जमाने को आज तक नेहरू को रगड़ रहे हैं वो तो। अरे भैया मैं निजी सवाल आपसे पूछा हूँ कि जो 1900 समय के साथ प्रॉब्लम बदलती है, फैक्ट है ना। तो ये बताइए, ऐसा संविधान जिसके चलते, जिसमें मोरालिटी नाम की चीज नहीं, जिसके चलते कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकता कि एक सिटिंग सीएम जेल में बंद हो करप्शन के आरोप में और वो इस्तीफा ना दे। कल कोर्ट का डायरेक्टली स्टेटमेंट है, भैया आप अपनी निजी स्वार्थ को देश हित के ऊपर रख रहे हो। ऐसे संविधान की मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है। तो इस तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए संविधान को चेंज होना चाहिए। एक निश्चित पीरियड होना चाहिए कि भाई 20 साल के बाद अगली जनरेशन आएगी, वो अपने हिसाब से संविधान को फॉलो करे। क्या लग रहा है अंकल जी इस बार चुनाव में आपको? किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को पूरे?